हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीयूष जोशी, डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट भिलाई से। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जब दो कंट्री के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब दो कंट्री के बीच में होगी, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, क्यों हम दो कंट्री के बीच में ट्रेड करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड होता है स्पेशलाइजेशन के कारण, कि भाई साहब हमारी कंट्री में वो गुड्स नहीं अवेलेबल होते हैं, या अवेलेबल हैं लेकिन उतने चीप कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है, या उतने चीपर प्राइस पे अवेलेबल नहीं है जिस प्राइस पे हम दूसरे कंट्री से मंगा सकते हैं, हमको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। दैट इज, उस कंट्री का स्पेशलाइजेशन है, वो कंट्री उस चीज में स्पेशलाइज है, इसीलिए हम उससे मंगा रहे हैं। और हम किसी चीज में स्पेशलाइज हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, तो हम उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों कंट्री का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होगा, तो आपस में ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। अब ये स्पेशलाइजेशन होगा क्यों? स्पेशलाइजेशन होगा कॉस्ट एडवांटेज के कारण, कि मुझे इंडिया में अगर वेजिटेबल बनाना, वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना या टी का प्रोडक्शन करना सस्ता पड़ रहा है, तो मैं अपने कंट्री में टी का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा। और मुझे लग रहा है कि यार मैं यहाँ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, गोला बारूद इंडिया में नहीं बना पाऊंगा, या बना पाऊंगा लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो मैं उस कंट्री से मंगा लूंगा जो कंट्री का कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा है, मतलब जहां से सस्ते में मिल रहा है। और मैं उन कंट्री को अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टी, ये सब बेच दूंगा या उनको एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा एडवांटेज यहाँ पे कॉस्ट का ज्यादा है, मतलब मुझे यहाँ पे बनाना सस्ता पड़ रहा है, और वहां से मुझे आर्म्स एंड एम्यूनेशन मंगाना इजी पड़ रहा है। तो दो कंट्री के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों का कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रहेगा, मतलब दोनों सस्ते सस्ते में बना पाएंगे, तो आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल रहेगा। अब इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के समय की अगर हम बात करेंगे ड्यूरिंग 1947 और उसके दो चार साल पांच आगे पीछे समय की, तो इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड को प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ही पूरा कैप्चर करके रखे थे, उसी को रेगुलेट करते थे, ब्रिटिशर्स चलाते थे। नेचुरल रिसोर्सेज का जितना भी कंट्रोल है, पूरा पूरा जो डोमिनेंस है, वो ब्रिटिशर्स के पास ही था। हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल के मार्केट को ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करते थे, एज अ वो रॉ मटेरियल का मार्केट हमें यूज करते थे, यहाँ से वो फिनिश गुड्स, सॉरी, रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और वहां से फिनिश गुड्स बना करके इंडिया में इंपोर्ट किया करते थे, या इंडिया में हम मंगाते थे। लेकिन फायदे की बात यह है कि उस समय हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो फेवरेबल था। और डेफिनेटली क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत सारा बेच रहे थे, और वहां से फिनिश गुड्स कम आता था, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम करते थे। तो कम, उस समय की बात है, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो सरप्लस में था या फेवरेबल था। तो ऐसा हमारा फॉरेन ट्रेड था इंडिया का फॉरेन ट्रेड इंडिपेंडेंस के समय। नेक्स्ट, इंडिया फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे, तो हमने इस टोटल टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब किस किस प्रोडक्ट को हम ट्रेड करते थे। एंड सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, किन किन कंट्री के साथ हम ज्यादा ट्रेड करते थे इंडिपेंडेंस के बाद। तो अगर आप कॉम्पोजिशन को देखेंगे, तो सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट का शेयर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि हमारी इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिमांड लोकली इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे पास सरप्लस अवेलेबल नहीं था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, कि हम उसे एक्सपोर्ट कर पाए। तो हमारा एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट का जो शेयर था, वो कम हुआ इंडिया का। सेम वैसे ही कन्वेंशनल आइटम्स का शेयर कम हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का शेयर बढ़ा फॉरेन ट्रेड में। और क्योंकि हम इंडिया में हमने प्लांट लगाया, इंडस्ट्री सेटअप किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, बहुत सारे हमने ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि हम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकेंगे, और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगा। तो ओवरऑल अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे फॉरेन ट्रेड का, तो एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ, कन्वेंशनल आइटम जो हम यूज करते थे उसका शेयर कम हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चर गुड्स का शेयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादातर बढ़ गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि किन किन कंट्री से हम ज्यादा ट्रेड किया करते थे, तो बेसिकली जो हमारे मेजर पार्टनर थे, मेजर ट्रेडिंग पार्टनर थे, वो थे ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूएई, चाइना, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, यूके, जापान, बेल्जियम। इनसे हम ट्रेड ज्यादा किया करते थे। तो ये हमारे मेन उस समय के ट्रेडिंग पार्टनर थे, और आज भी हम इन कंट्री के साथ मैक्सिमम ट्रेड करते हैं।
नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीगेरियन इकोनॉमी। बच्चों नाम से आपको समझ में आ जाएगा, एग्रीगेरियन इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जो बेसिकली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि नियर अबाउट 70% से ज्यादा की पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। तो बेसिकली ऐसी इकोनॉमी जो पूरी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी खास करके कंसंट्रेटेड रहती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे, उसे हम एग्रीगेरियन इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाई ईयर 1991 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये कोई बार क्वेश्चन पूछता है कि 1991 को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा। देखिए इसमें दो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। एक हमने पढ़ा 1921, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का है, मतलब पॉपुलेशन को लेके। और 1991 जो है वो हमारे ट्रेड को लेकर के है, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के है। 1991 से पहले इंडिया जो था वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं, या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी यूज करता था। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें इंडिया में इंपोर्ट नहीं करना है और मैक्सिमम जो पॉसिबल हो सके हम इंडिया में उसे प्रोड्यूस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि उसका सब्सटीट्यूट इंडिया में हम बना सके, इंपोर्ट कम करें। ऐसा हमने स्ट्रेटजी यूज किया 1991 के पहले तक। लेकिन उसका कुछ बैड इंपैक्ट भी हुआ जो हमने इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर में देखा। तो अल्टीमेटली 1991 को हमने एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। और बस वो पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद हमारी इकोनॉमी में ड्रास्टिक चेंज आया, मेजर चेंज आए। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा बढ़ा, लोकल में भी हमारे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा, लिबरलाइजेशन हुआ, सेक्टर्स का एक्सपेंशन हुआ, ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, जीडीपी का ग्रोथ हुआ। तो 1991 के बाद अगर हमने देखा एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया। तो 1991 के पहले हमारी इकोनॉमी जो थोड़ी थी स्लगिश थी, बेकार थी, आउटडेटेड थी, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी। एंड आफ्टर 1991 टिल नाउ हमारी इकोनॉमी एक अलग लेवल की हो गई। तो इसलिए 1991 को हमने ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से समझा। ठीक। नेक्स्ट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, कि हमने 1991 के पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, कई बार इसको इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी भी बोल देता है एग्जाम में, या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब हमें इनवर्ड मतलब इंडिया में ही पॉसिबल हो पाए उसे प्रोडक्शन करना, तो हम उसे इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, बाहर से मंगाएंगे नहीं। और इस वर्ड से भी आप समझ जाओगे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब जो सामान हम पहले इंडिया में मंगाया करते थे उसका सब्सटीट्यूट हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। तो यह इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब वो सामान इंडिया में कोशिश करें कि ना आए, और अगर हम बना लेते हैं उसको तो इंडिया में प्रोड्यूस करें, बाहर से मंगाना ना पड़े। ये हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी है। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मतलब हम जो पहले दुनिया से मंगाते थे उसकी जगह हम इंडिया में प्रोड्यूस करने लगेंगे। गवर्नमेंट ने भी इसका सपोर्ट किया कि भाई हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेकिन इसका कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आ गई, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बाहर से टेक्नोलॉजी हम इंडिया में नहीं ला पाए। हमें लगता था कि जो हम बना रहे हैं यही वर्ल्ड बेस्ट है, सबसे अच्छा यही बना रहे हैं और इससे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपस में ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, या हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे अपने रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजी का शेयर नहीं हो पा रहा था आपस की कंट्री के बीच में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। तो एक स्टैग्नेंट हो गई थी हमारी इकोनॉमी, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के कुछ बैड इंपैक्ट थे। वो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, क्या इंपैक्ट पड़ा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे। देखिए गुड इंपैक्ट तो पड़ा कि भाई हमारे यहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, जो हम नहीं बना पा रहे थे उसे हम इंडिया में बनाना चालू कर दिए। तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गए कि भाई नई नई कंपनीज आ रही हैं, उनका उनमें इन्वेस्ट करें, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इंप्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो ये कुछ गुड इंपैक्ट थे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, लोकली प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्री को फायदा मिला। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बोला कि हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, और हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया। और क्योंकि हमने सरकारी कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनका जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा होने लगा, और वहां पे धीरे धीरे इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये सब बढ़ने लगा।
तो मोनोपोली का एक माहौल इंडिया में बना, जो कि बेसिकली पब्लिक सेक्टर की जो मोनोपोली है वो हमारे इंडिया में ज्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि हम सेक्लूडेड अपने कुएं का मेंढक बन के हम काम कर रहे थे कि भाई बाहर से हम बहुत सारा सामान नहीं लाएंगे, तो दुनिया में क्या चल रही, वहां पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, ये हमारे इंडिया में नहीं आ पा रही थी, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भी बहुत ज्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, डिस्क्रिमिनेटली स्प्रेड थे, कहीं पे किसी किसी स्टेट्स में उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ा और कोई स्टेट्स में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो प्रॉपर इक्वली उसका फायदा हमें नहीं देखने को मिला इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का। और नेक्स्ट, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज, ऐसे कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भले ही लॉस में चल रहे हैं, फिर भी उसे चलाना सरकार की कुछ मजबूरी हो गई थी। तो ये कुछ हमने बैड इम्पैक्ट देखा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का क्या इम्पैक्ट है, गुड और बैड इम्पैक्ट हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहला, हमारा इंपोर्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छी बात नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद आफ्टर 1947 अगर हम डेटा देखें तो 1947 के पहले, जैसे मैं हमने अभी देखा कि हमारा बीओपी बीओटी जो था वो फेवरेबल था, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इंपोर्ट बढ़ने लगा और एक्सपोर्ट कम होने लगा, हम डेफिसिट बीओपी में जाने लगे धीरे धीरे। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई, डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, बाहर से हमें क्या करना पड़ता था, गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने के कारण हमारे पास सरप्लस नहीं बचता था कि हम एक्सपोर्ट कर पाए, तो एक्सपोर्ट का भी शेयर जो था या एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होने लगा। गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगे, बीओटी एडवर्स बीओटी जैसे कि नेगेटिव बीओटी जाने लगा, और बहुत ज्यादा हम फॉरेन डेट में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे क्योंकि हमें बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करना था। अब जो डेफिसिट हुआ है उसके लिए हम बोरोइंग्स करते थे इंटरनेशनल लेवल पे, तो धीरे धीरे हम और फॉरेन डेट्स पे धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे थे और बहुत ज्यादा फॉरेन डेट, फॉरेन की कंट्रीज का जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों, ये हमने कुछ एक शॉर्ट एंड समराइज वे में देखा कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का क्या पोजीशन है, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड कैसा रहा, क्या क्या हमने स्ट्रेटेजी यूज किया, क्या क्या हमारी पॉलिसी थी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी हमने देखा कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।